नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी, घूमता आईना चैनल चलाते हैं। शुरू में ही निवेदन कर देता हूं आप सबसे, घूमता आईना जरूर देखें और उसको सब्सक्राइब करें, अनुपम जी को सहयोग करें। अनुपम जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत, नमस्कार। आज नमस्कार सर। अमित मालवीय की ट्विटर वॉल से एक खुलासा किया गया। अप्रैल 1983 में सोनिया गांधी मतदाता सिटीजन बनी भारत की, लेकिन 1980 में उन्होंने वोट कैसे कर दिया? देखें, देश को जागीर की तरह चला रहे थे। मुझको तो लगता है राहुल गांधी का यही तर्क है। उनको लगता है जब मेरी मम्मी भारत की नागरिकता लिए बगैर इटली से आके वोट डाल सकती हैं, तो ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी क्यों नहीं डाल सकते? ये तो पड़ोस से आए हैं और इनको नागरिकता लेने की क्या आवश्यकता है? तो आपने देखा है कि बहुत वायरल हुआ है एक पिक्चर भी, जिसमें सोनिया गांधी वोट डाल रही हैं और राजेश खन्ना उनसे वोट डलवा रहे हैं और राजीव गांधी भी खड़े हैं और एक आदमी और भी मदद कर रहा है और दर्जनों फोटोग्राफर भी मौजूद हैं। तो पहले तो साहब इसी तरह होता था। और रही बात इसके कि देश में अराजकता फैलाना और बांग्लादेश के मॉडल पर ले जाने वाली बात, तो मैंने आपको अभी अभी एक फोटो व्हाट्सएप किया है, आप उसको देखें और हो सके तो अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि सलमान खुर्शीद ने तो उसको खुल के कहा था। सलमान खुर्शीद कोई मामूली नेता नहीं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस सरकार के विदेश मंत्री रहे हैं, गांधी परिवार के इतने नजदीक रहे हैं कि उन्होंने आके बताया था कि बाटला हाउस की कांड सुन के सोनिया गांधी झाड़ झाड़ आंसुओं से रोने लगी। तो उन्होंने तो खुल के कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो हम भारत में भी करके दिखा देंगे। तो पूरा खेल ही यही है कि साहब पहले चुनाव पे आपत्ति करो, कहो चुनाव लुट गया, और उसके बाद सरकार पलट दो। श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, ये देखिए अब भारत में होने की बात है। तो और ये कोई मामूली नेता नहीं है। फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट में विदेश मंत्री रहे हैं, सोनिया गांधी के बहुत क्लोज हैं। तो उनका कहना है साहब हमारा तो इरादा है कि अगर ये बांग्लादेश में हो सकता है तो भारत में भी क्यों नहीं हो सकता है। तो एक एनार्की वाली बात। आज मनोज झा ने भी यही बात कह दी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस इतने लंबे समय तक सत्ता के बाहर कभी नहीं रही। 11 साल से वो सत्ता से बाहर है। ऐसा कभी नहीं हुआ जब से मतलब हमारा देश स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस जब से लगातार सरकार में है, तो 11 साल वो सत्ता के बाहर रहे ही नहीं। उन्हें आदत नहीं है सत्ता के बाहर रहने की। सत्ता के बाहर रहना उनके लिए जल बिन मछली वाला हाल हो जाता है। वो जैसे पानी से निकल के मछली तड़पने लगती है, वैसे कांग्रेसी तड़पने लगते हैं। और ये मैं बात केवल गांधी परिवार के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस के लिए इन जनरल कह रहा हूं। कांग्रेसी नेता वैसे तड़पने लगते हैं। और जहां तक गांधी परिवार का सवाल है, भाई उनको तो लगता है कि 6 पुश्तों से हम यहाँ राज कर रहे हैं, ये तो हमारा रजवाड़ा है। और आप देखें, अंदाज देखें, आप गए, आपने सड़क पे प्रदर्शन किया, तालियां बजाई, ड्रामा किया, उसके बाद फिलिस्तीन के लिए एक ट्वीट किया, और उसके बाद ये सब करने के बाद प्रियंका वाड्रा आज आराम से अपना हिमाचल प्रदेश में जो अवैध तरीके से उन्होंने अपना एक बंगला बनाया है उसमें विश्राम करने चली गई। राहुल गांधी भी इस तरह की बातें करते हैं, फिर पहली फ्लाइट पकड़ के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सोनिया गांधी तो सामने ही नहीं आती, उनसे तो साहब मिलना ही असंभव है। तो ये तो एकदम रजवाड़े की तरह पेश आ रहे हैं, और आज से नहीं जमाने से आ रहे हैं। ओंकार सर। अनुपम जी, लगता नहीं है कि अब कांग्रेस हताश और निराश हो चुकी है? अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये लोग वी का एक साइन बनाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कैमरों के सामने आई थी। और इन्होंने, ये वो फोटो था साहब, मैं इसको हमेशा लाइब्रेरी में रखता हूं, और इन्होंने ये दावा किया था कि साहब हम जीत गए हैं। तब तक उनको ये लग रहा था कि विपक्षी दलों के मिलाकर के 232 सीटें तो आई गई हैं, और नीतीश को, चंद्रबाबू नायडू को तोड़ लेंगे, एक आध और तोड़ लेंगे, और सरकार हम बनाएंगे, इस बार मोदी को नहीं बनने देंगे। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, ये टापते रह गए। जब ये 99 जीतने पर वी का साइन बना रहे थे, विक्ट्री का साइन बना रहे थे, तो उसके बाद अचानक क्या हुआ है? और जो 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं लोकसभा के बाद, वहां भी कांग्रेस की सबसे ज्यादा मिट्टी पलीद हुई है।
देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सरकार बनाने में कामयाब हो गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको जम्मू कश्मीर सरकार में घुसने नहीं दिया। इनके दिमाग खराब हुए पड़े थे, ये डिप्टी स्पीकर मांग रहे थे, 2 कैबिनेट की बर्थ मांग रहे थे। हेमंत सोरेन ने चलो इनको मौका दे दिया। तमिलनाडु में भी ये फंसे हुए हैं और सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस का हुआ इन 5 राज्यों के चुनाव में। दिल्ली में तो खाता भी नहीं खुला इनका। तो क्या अब इनको लग रहा है कि हम बिहार में भी ग्राउंड जो है वो खोएंगे? पश्चिम बंगाल में कोई किस्सा नहीं है। असली चिंता क्या असम है, जिसको लेकर के ये हंगामा हो रहा है? मैं तो लगातार कहता हूं सारा खेल असम का है। देखें, कांग्रेस जैसी पार्टी लगातार 3 लोकसभा चुनावों में 3 डिजिट में ना पहुंच पाए। एक बार 44 पे हो गए, एक बार 52 पे हो गए, एक बार 99 पे हो गए। मतलब 3 लोकसभा चुनावों में इससे ज्यादा सीटें तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद हार के आ गई थी। तो आप मतलब ये तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि सोनिया गांधी और खास तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 लोकसभा चुनावों में लगातार आप 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए। आज राहुल गांधी कहते हैं 2014 का चुनाव भी हमसे चुराया गया था। अरे भैया, 2014 का चुनाव तो तुम ही ने कराया था, तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारा कमीशन था, सब कुछ, सारा सिस्टम तुम्हारा था। तो बड़ी बात तो वैसे ही है। जब इन्होंने कर्नाटक की बात कही तो कर्नाटक के मंत्री राजन्ना है क्या नाम उनका, उन्होंने साफ कह दिया कि साहब सरकार तो हमारी ही थी। और देखिए फिर राहुल गांधी कितना नाराज हो गए, बल्कि उन्होंने तो सिद्धारमैया को यह भी फोन करके कहा कि खबरदार, उसको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की इजाजत नहीं है, उसको बर्खास्त किया जाए, उसको धक्के देके निकाला जाए। और राहुल गांधी शायद अब तक उनको पार्टी से भी निकाल चुके होते अगर वो एक दलित और ट्राइबल का मामला नहीं होता। तो माय पॉइंट इज कि इतना बुरा हाल है कांग्रेस का। और एसआईआर होने के बाद एक बात तो उनको साफ हो गई कि साहब बिहार में दाल गलनी नहीं। पश्चिम बंगाल में अभी देखिए, जब एसआईआर के खिलाफ ये लोग लोकसभा में प्रदर्शन कर रहे थे, संसद में प्रदर्शन कर रहे थे, तो कांग्रेस ने ममता बनर्जी से बात की फोन पे और कहा कि साहब आप हमारे साथ इस प्रदर्शन में आई, इसके लिए धन्यवाद, और चलिए हम लोग विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ते हैं पश्चिम बंगाल में। और बताते हैं कि ममता बनर्जी ने एकदम बहुत डांटा और उन्होंने कहा कि साहब इसको प्रदर्शन तक ही हमारा साथ समझिए आप, और पश्चिम बंगाल में तो घुसने की आप सोचिएगा भी नहीं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष का हिस्सा है, हम इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं। तो ये हेमंत सोरेन की सरकार में डिप्टी सीएम हो रहा चाह रहे थे, वहां पे अब्दुल्ला की सरकार में इन्होंने डिप्टी सीएम चाहा तो उसने इनको सरकार में ही नहीं घुसने दिया। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की आंख के सामने कन्हैया कुमार को धक्के देके उतार दिया, और पप्पू यादव को राहुल गांधी अपने लोगों को बचा नहीं पाए, सेव नहीं कर पाए। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और उनका सारा इस समय जो डर है वो असम को लेके, कि असम वो जगह है जहां से इनका वोटर घुसता है। बहुत ध्यान से सुने इसको ओंकार सर, कांग्रेस का वोटर असम से घुसता है, और असम से घुस के फिर वो असम से लेके, जम्मू से लेके, यूपी से लेके, बिहार से लेके, दिल्ली से लेके पूरा नेशनल हाईवे जीटी रोड पे दोनों तरफ फैलता चला जाता है। असम एंट्री पॉइंट है इन घुसपैठियों का। तो वहां से हेमंत बिस्वा शर्मा को हटाना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो कहते हैं कि साहब हमारी सत्ता आई तो हम हेमंत बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार कर लेंगे। और असम में वो बैठाना किसको चाहते हैं? उस आदमी को बैठाना चाहते हैं, गोगोई को, जिसकी पत्नी आईएसआई की कंपनी के लिए काम करती है, जिसकी पत्नी आईएसआई से तनख्वाह लेती है। उस गोगोई को, जो कि भारत सरकार को बताए बिना 15 दिन जाके चुपचाप पाकिस्तान में रहते हैं, उस गोगोई को, जो कि असम के बच्चों को ले जाके पाकिस्तानी दूतावास में ब्रेन वॉश कराते हैं, उस आदमी को, जिसके पत्नी और बच्चों ने भारतीय नागरिकता छोड़ रखी है, उन्होंने अभी अपने बच्चों की नागरिकता भी छोड़वा के उनको ब्रिटिश नागरिकता दिलवा दी। तो ऐसे आदमी को ये असम का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, असम को एग्जिट पॉइंट मतलब एंट्री पॉइंट बनाना चाहते हैं, और इसलिए सारा खेल, सारी घबराहट असम को लेके। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर पारिवारिक जंग शुरू हो गई है। 20 साल तक इन्होंने सोनिया गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया, सक्रिय राजनीति में नहीं आने दिया। पर अब जब प्रियंका आ गई हैं तो प्रियंका ने कई जगह पे राहुल को चुनौती दे डाली है। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नाम पे जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, तो उसी जब लड़ाया था बल्कि, तो उसी समय साफ आ गया था कि एवरीथिंग इज नॉट वेल बिटवीन राहुल एंड प्रियंका, क्योंकि टीम राहुल और टीम प्रियंका में बातचीत तक नहीं होती, इतने बुरे संबंध थे। वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन जो होता है, लिपटा चपटी, उसके चक्कर में ना जाए। गांधी परिवार की बातें बाहर नहीं आती हैं, ये बात उनके अंदर अच्छी है, लेकिन ये बात अब एकदम साफ हो चुकी है कि प्रियंका गांधी राहुल, अच्छा प्रियंका को मालूम है
कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आगे पीछे नेशनल हेराल्ड मामले में जेल जाना है। प्रियंका को यह बात भी मालूम है कि अपने पति को रॉबर्ट वाड्रा को भी जाना है। प्रियंका को मालूम है कि कांग्रेस में उनके अलावा आने वाले समय में गांधी सरनेम लिए दूसरा आदमी नहीं बचेगा। प्रियंका को इस बात का भी कष्ट लोग बताते हैं, उन्हें लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए राहुल गांधी ने खुल के लड़ाई नहीं लड़ी। अभी जब राहुल गांधी वोट चोरी के नाम पे लोगों से फॉर्म भरवा रहे थे, ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे थे, तो वोट चोरी के कोई भी उनका जो पोस्ट था प्रियंका गांधी ने रीपोस्ट करने और शेयर करने से मना कर दिया, नहीं शेयर किया। तो इसी तरह जब उन्होंने नरेंद्र सरेंडर वाली बात कही थी, प्रियंका गांधी ने उसको भी रीपोस्ट नहीं किया था, मना कर दिया था। और अभी भी देखिए, इस समय जब मामला इतना हीट अप है, जब मामला इतना गर्म है, तो प्रियंका गांधी अपने बच्चों के साथ आराम से शिमला आराम फरमाने कर चली गई, शिमला, जहां पे उन्होंने अपना शानदार बंगला बनाया। 2-3 सवाल हैं अनुपम जी। एक तो ये अभी पूछा जा रहा है कि भाई इंदिरा गांधी को इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी थी, और उनका जो चुनाव, उनकी जो सीट वैकेंट घोषित की गई थी, उसकी वजह क्या थी। दूसरी बात ये कही जा रही है, अनंत विजय ने आज एक प्रोग्राम में कहा है, उसकी रिकॉर्डिंग में देख रहा था, कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अपने कैबिनेट सचिव को ये कहा था, टीएन सेशन को, कि आप चुनाव आयुक्त को कहिए, चुनाव आयोग को कहिए कि इन इन तारीखों में ऐलान कर दे चुनाव का। तो बाद में जब ये चुनाव आयोग पहुंचे तो इन्होंने ये रियलाइज किया कि एक कैबिनेट सचिव जो है वो कैसे चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार डिक्टेट कर सकता है। तो ये जो हस्तक्षेप था चुनाव आयोग में भी, और कहना चाहिए कि न्यायपालिका में भी, न्यायपालिका ने अगर सीट वैकेंट की तो इंदिरा गांधी ने उसको मानने से इनकार कर दिया और देश पर इमरजेंसी थोप दी। तो वो वोट चोरी नहीं थी। एक और किस्सा प्रदीप सिंह ने सुनाया इंडिया टीवी के प्रोग्राम में, 1952 में जब नेहरू को पता चला कि आजाद हार रहा है रामपुर से, मौलाना आजाद, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा कि अगर वो हार गए तो आप कुर्सी पर नहीं रहेंगे चीफ मिनिस्टर की। उन्होंने डीसी को फोन किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया और कहा कि ना मैं रहूंगा ना तू रहेगा अगर मौलाना आजाद हार गए। उसके बाद जो है वो सब जो कुछ किया गया कि दूसरी मतपेटियों से मत उधर फेंके, निकाल करके डाले गए और 20,000 से जो आदमी हार रहा था उसको विजयी घोषित कर दिया। तो ये राहुल गांधी की 3 पीढ़ियों के किस्से आज सामने आ रहे हैं। इन पर क्या कहेंगे राहुल गांधी? देखिए किसी भी वंशवादी राजनीति में अगर अच्छाई ये होती है कि आपको टॉप से शुरू करने का मौका मिलता है, तो एक दिक्कत भी होती है कि आपका बैगेज बहुत ज्यादा होता है। राहुल गांधी को अपनी 6 पुश्तों के कर्मों या कुकर्मों, जो उसको भी मानिए, उसका जवाब देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन साहब, आप एक तरफ कहते हैं कि नेहरू की बात मत करो और दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि प्रियंका की नाक इंदिरा से मिलती है। एक तरफ आप कहते हैं नेहरू की बात मत करो, दूसरी तरफ आप ये भी बताते हैं कि मॉडर्न इंडिया को नेहरू ने बनाया। तो ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी ना। एक तरफ आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी और इमरजेंसी की बात मत करो, दूसरी तरफ आप ये भी बताते रहते हैं कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। तो जब बांग्लादेश का वार होता है तो इंदिरा जीतती हैं, और जब ऑपरेशन बालाकोट होता है, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, तो मोदी हारते हैं। तो ये इन लोग की अपनी एक सोच है। और एक बात मोटी सी समझ लें साहब, कि जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष अपनी बुनियादी सोच में अंतर नहीं लाएंगे, जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे कि देश विरोधी, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बातें करके, वोट चोरी तो बहुत पहले से होती रही है। वोट चोरी की क्या बात है, मैं आपको बताऊं, 1989 में राजीव गांधी ने बयान दिया था कि साहब बैलेट चोरी हो जाता है हमारा, इसलिए हम हार रहे हैं, और ईवीएम होना चाहिए। और राजीव गांधी का बेटा कहता है ईवीएम चोरी हो जानी चाहिए, इसलिए बैलेट होना चाहिए। अब आप खुद ही इसको सोच लीजिए ना। तो राजीव हारे तो बैलेट चोरी हो जाते हैं, और राहुल हारे तो ईवीएम चोरी हो जाता है।
और जहां तक चुनाव आयुक्त तो स्टेशन की बात है, राजीव गांधी ने अपने सचिव को उठा के चुनाव आयुक्त बना दिया। और ये भी देखे, उस जमाने तक चुनाव आयुक्त बनने के लिए कोई नियम कानून ही नहीं था। मैं अक्सर कहता हूं, कांग्रेस जेब से निकाल के चुनाव आयुक्त बनाती थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दबाव डाला तो भाजपा सरकार ने बनाया। अब तक कोई नियम ही नहीं था। आपने तो यहाँ पे नवीन चावला जैसा मुख्य चुनाव आयुक्त बना के चुनाव कराया। वो नवीन चावला जिसके लिए कि शाह आयोग ने कहा था इसको जेल भेज दो इमरजेंसी की जातियों के लिए, वो नवीन चावला जो पूरी तरह से क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुका था मदर टेरेसा के साथ, वो नवीन चावला जिसको उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि मैं इस बंदे को हटा देना चाहिए, उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, और उन्होंने कहा था कि मीटिंग से उठ के बाथरूम में जाके सोनिया गांधी को फोन करते हैं और उनसे डिक्टेशन लेते हैं। तो ऐसे आदमी को आपने बना के और उससे चुनाव भी कराया। तो बल्कि आप, मुझे अभी तक इंडिया टुडे की हेडिंग याद है, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। सोनिया गांधी कौन होती नियुक्त करने वाली, वो मामूली सांसद थी। बिल्कुल। तो हाँ, कहना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया, सरकार ने नियुक्त किया, पर मीडिया को भी मालूम था कि असली नियुक्ति कहां से आ रही है। इस देश में जहां तक न्यायपालिका की बात है, वो सिर्फ इमरजेंसी वाली बात नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जितनी बार उनकी सीनियरिटी तोड़ी गई और किसी और आदमी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, वो कांग्रेस गवर्नमेंट में हो। एक बार नेहरू ने किया, फिर इंदिरा ने किया। आपने देखा कि खन्ना साहब के साथ हुआ, जो बाद में जिनके भतीजे संजीव खन्ना साहब सीजीआई हुए। तो आपने तो न्यायपालिका को, चुनाव आयोग को, सभी कुछ को एकदम ताश के पत्ते की तरह फेंटा। आप मोदी को डिक्टेटर कहते हैं, जिस आदमी ने आज तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति नहीं की, सिवाय मणिपुर जहां उनकी अपनी सरकार है। और दूसरी तरफ इंदिरा है, कांग्रेस है, जहां 100 से ज्यादा ये काम हो चुका है। तो एक विचित्र सा हाल है, मतलब और इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। जब आप इनसे पूछेंगे, अभी तक आप कहते थे इंदिरा की बात मत करो, राजीव की बात मत करो, नेहरू की बात मत करो, गांधी की बात मत करो। अब क्या राहुल गांधी ये कहेंगे ओंकार सर कि सोनिया गांधी की बात भी मत करो? देखिए, मैं अमित मालवीय का वो ट्वीट का हिस्सा पढ़ता हूं और फिर आपसे वही पहले वाला सवाल पूछता हूं। उसमें इन्होंने लिखा है कि भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानून के घोर उल्लंघनों से भरा पड़ा है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं को नियमित करने के पक्षधर हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। उनका नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में दिखाई दिया था, भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले, और तब भी उनके पास इटली की नागरिकता थी। उस समय गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक निवास पर रहता था। उस समय तक उस पते पर पंजीकृत मतदाता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी थे। 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में 1 जनवरी 1980 को आहर्ता तिथि मानकर संशोधन किया गया था। इस संशोधन के दौरान सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 145 के क्रमांक 388 पर जोड़ा गया। ये प्रविष्टि उस कानून का स्पष्ट उल्लंघन थी जिसके अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। 1982 में भारी विरोध के बाद उनका नाम सूची से हटा दिया गया था और 1983 में फिर से दिखाई दिया, लेकिन उनकी बहाली ने भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उस साल मतदाता सूची के नए संशोधन में सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 140 में क्रम संख्या 236 पर दर्ज था। पंजीकरण की आहर्ता तिथि 1 जनवरी 1983 थी, फिर भी उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को ही प्रदान की गई। यानी यहां भी गड़बड़ी, 1980 में भी गड़बड़ी। इसमें किसी की जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी साहब? अब किसकी जवाबदेही तय होगी साहब? उस जमाने में चुनाव आयोग में जो लोग होंगे अब तो होंगे नहीं, तो जवाबदेही किसकी तय होगी? और मजेदार बात यह है कि इस तरह की गड़बड़ियों के बाद राहुल गांधी आज के चुनाव आयुक्तों को धमकी देते हैं कि तुम रिटायर हो जाओगे तो हम तुमको विदेश से घसीट लाएंगे। कमाल की बात है साहब।
एक जिसे कहना है कि रजवाड़ा, सोनिया गांधी ने सिर्फ वोटर के रूप में अपना नाम रजिस्टर नहीं किया था। उस जमाने में पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा इस बात पे भी मचा था कि सोनिया गांधी को जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी दे दी गई थी, जो कि सिर्फ एक भारतीय नागरिक को दी जा सकती थी। इंदिरा गांधी ने पहले दिन इसको कहा था कि बदतमीजी हो रही है, मैं बात नहीं करूंगी, जवाब नहीं दूंगी, और दूसरे दिन इंदिरा गांधी ने संसद में इसके लिए माफी मांगी थी और सोनिया गांधी की एजेंसी कैंसिल हुई थी। तो सोनिया गांधी, एक बात सोचने की है, सोनिया गांधी को वोट भी डालना था, सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट में नाम भी चाहिए था, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री आवास में रहते हुए बिजनेस भी करना था, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लेने के लिए तैयार नहीं थी। सोनिया ने अंततः 1983 में भारत की नागरिकता ली और उनकी नागरिकता लेने के 1 साल के बाद इंदिरा की हत्या हो गई। बहुत बड़े सवाल साहब खड़े होते हैं। राहुल गांधी जब जब विदेश यात्राएं करते हैं उसके बाद एक टूल किट लेकर के आते हैं और उसके बाद एक नया बखेड़ा शुरू किया जाता है अपने आईटी सेल के द्वारा, जो इकोसिस्टम है उसके द्वारा, लुटियन मीडिया के द्वारा, देशी विदेशी मीडिया के द्वारा, भारत विरोधी संस्थाओं के द्वारा। ओंकार सर, मैं 1 साल से एक बात कह रहा हूं, आपके चैनल पे भी कई बार कह चुका हूं, और हर दिन के साथ मेरी साल भर पुरानी बात साबित होती जा रही है, जहां मैं कहता हूं कि नेहरू, इंदिरा और राजीव की नीतियां गलत थीं, पर सोनिया, राहुल और प्रियंका की नीयत खराब है। बिल्कुल सही बात साबित हो रही है जो कुछ आपने कहा। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से एक बार फिर निवेदन, घूमता आईना को जरूर सब्सक्राइब करें और देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।